24 सामान्य अध्ययन के सवाल देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित। वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं, जीके वाला ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को एग्जामिनेशन के अंदर ये देखने के लिए मिल सकता है। भारत में पहली बार जो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी याद रखिएगा, कितने बैंकों का किया गया था पहली बार में? 14 बार में किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में पहली बार। दूसरी बार में जो किया गया, याद रखिएगा, 1980 में जो किया गया था 1980, इसमें किया गया था 6 बैंकों का। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। अब सवाल पर आ जाते हैं, किस वर्ष में जारी अध्यादेश के माध्यम से भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1969 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये भी याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। अब सवाल में पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और ये थी एनी बेसेंट, याद रखिएगा। और साथ में याद रखिएगा, 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय नहीं थी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वो थी सरोजनी नायडू। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में, कहाँ पर? कानपुर के अंदर। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछे तब हम लोग आंसर करेंगे सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये भी याद रख लीजिएगा, कानपुर में हुआ था। ये अधिवेशन कानपुर में हुआ था। अब हम लोग सवाल पर आ जाते हैं। सवाल जो आपसे पूछा गया है एग्जामिनेशन में, उस सवाल पर आते हैं। सवाल देखिए, पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। सरोजनी नायडू के जन्मदिन को 13 फरवरी के रूप में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। किसका जन्मदिन? सरोजनी नायडू किसी भी राज्य के अंदर बनने वाली पहली महिला राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश में ये राज्यपाल बनी थी। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती है? किस टीम ने अधिकतम बार रणजी ट्रॉफी, ये भी याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है। और मुंबई टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कछुआ एक एम्फीबियन यानी उभयचर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, लोकतंत्र लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह, ये तो सही है। लोकतंत्र अन्य लोगों की तुलना में अधिक समृद्ध है। लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र और समान महसूस करते हैं, ये भी सही है। लोकतंत्र में संघर्षों को बेहतर समाधान होता है, ये भी सही है। तो इसमें जो पूछा गया कि सवाल में निम्नलिखित में लोकतंत्र के बारे में कौन सा तर्क सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो तर्क सही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
वैसे अगर हम लोग बात कर ले लोकतंत्र, विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश अमेरिका है, याद रखिएगा। विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश क्या है? यूएसए। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो वो है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, जबकि विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश कौन सा है? यूएसए है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 से हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर से, 29 नहीं 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में है, 31 का, जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैविक आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर होता है, ये तो सही है। इसकी अधिकतम संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पर है, बिल्कुल गलत है। निचले स्तर पर नहीं होता है, जबकि वो शीर्ष स्तर पर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? गिद्धा पंजाब का एक नृत्य शैली है, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, पंजाब के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है वो भागवत मान है, और भागवत मान आम आदमी पार्टी के ये सदस्यता इनके पास, और वो अभी वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री है। और इसी पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है गिद्धा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। 33 सवाल में है, कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है? कौन सा राज्य वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले का मेजबानी करता है? वो है हरियाणा। हरियाणा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी याद रखिएगा, ये हरियाणा में कहाँ पर होता है सूरजकुंड मेला? तो ये होता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा का एक ज़िला है, फरीदाबाद। और इसी फरीदाबाद ज़िले में प्रत्येक वर्ष वार्षिक सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर है? प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक, ये उस समय 2021 का ये करंट अफेयर्स का सवाल है। वैसे इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, फिनलैंड उस समय प्रति व्यक्ति ग्रीष्म ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। ओलंपिक वर्ष में 4 वर्ष में एक बार होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 सवाल है कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड उच्च कोटि का क्षार है, याद रखिएगा, ये क्या है? उच्च कोटि का एक क्षार है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में कौन सा बीमारी बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्षय रोग है। क्षय, इसी को बोलते हैं हम लोग टीबी रोग, या फिर इसी को बोलते हैं तपेदिक। ये तीनों एक ही रोग है, और ये रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है यानी जीवाणु से होता है। और इसके अलावा हम लोग और सवाल जान लेते हैं कि जीवाणु से और कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखिए। जीवाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग जो है, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। जीवाणु से होने वाला रोग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है। ये प से हो जाएगा प्लेग, डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, तो से हो जाएगा तपेदिक। और यही तपेदिक को बोलते हैं क्षय रोग या टीबी रोग, जो कि अभी आप लोगों के एग्जामिनेशन के ये सवाल देखने के लिए मिला था। तो से हो जाएगा तपेदिक, का से हो जाएगा काली खांसी, और टिक से हो जाएगा टिटेनस। टिक से क्या होगा? ये टी से हो जाएगा टिटेनस, और ये को जो है इससे हो जाएगा कुष्ठ रोग, ये भी याद रख लीजिएगा। ये को से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग। न्यू से हो जाएगा न्यूमोनिया, और हो से हो जाएगा हैजा। तो इस तरह से जीवाणु से होने वाला रोग के लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। पंडित का टिक न्यू है, प से हो जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस, क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, हो से हैजा। अब हम लोग पिछले सवाल जो हम लोग नेक्स्ट सवाल वहाँ पर छूटा था उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर था वहाँ पर 37 नंबर। 37 नंबर सवाल में है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्र भारत से होकर बहने वाली जो नदी है, और इसकी लंबाई याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है ये भी याद रखिएगा, तिब्बत के मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? ये 2021 का सवाल है। उस समय वर्तमान के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल थे, भूपेश बघेल। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे अभी हम आप लोगों को बता देते हैं, हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें अलग अलग मुख्यमंत्री बने। तो छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है याद रखिएगा विष्णुदेव राय। छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव राय। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हैं, मध्य प्रदेश के। तेलंगाना भी चुनाव हुआ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रवंत रेड्डी। रवंत रेड्डी यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में लाल दुमहा, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुमहा। राजस्थान, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि आप लोगों को आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होगा तो वहाँ से सवाल ये देखने के लिए मिल सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है भजन लाल शर्मा। तो इस तरह से ये 5 राज्य में अभी हाल ही में चुनाव हुआ और नए मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव राय, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, तेलंगाना के रवंत रेड्डी, मिजोरम के लाल दुमहा और राजस्थान के भजन लाल शर्मा। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल पर। अब क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 में है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का शासक था जिसका नाम था घनानंद। नंद वंश का शासक था जिसका नाम था घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो इस तरह से ये भी याद रखिएगा, मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य में एक नए वंश की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। और इनके जो गुरु थे, यानी इनके जो प्रधानमंत्री बाद में बने, वो थे चाणक्य। और इन्हीं चाणक्य के सहयोग से इन्होंने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। चाणक्य, इसी चाणक्य का नाम है कौटिल्य। कौटिल्य, या इसी का एक और नाम है विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत जो किया था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी नहीं दोस्तों, 28 फरवरी 1950 को। 28 फरवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आर के सन्मुखम सेठी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया है? भारत में सर्वाधिक बार बजट जो पेश किया है, 10 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई। भारत में सर्वाधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत किया है। कितनी बार? 10 बार। मोरारजी देसाई के बारे में बात करें, ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कब बने थे? ये भी याद रखिएगा, 1977 में। और यही मोरारजी देसाई ने भारत में सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का इनके पास रिकॉर्ड है। कितने बार? 10 बार। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41 में, सेवा सदन या कर्मभूमि और गबन किस हिंदी लेखक की श्रेष्ठ कृतियां हैं?
सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन ये है प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 42 है, भारत में राजकोषीय वर्ष किस के बीच माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत में राजकोषीय वर्ष माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43 में 43 नंबर सवाल में, पृथ्वी का जीवन लगभग 1.5 साल पहले समुद्री में शुरू हुआ था। पृथ्वी पर जीवन लगभग 1.5 साल पहले समुद्री में शुरू हुआ था। लगभग कितने वर्ष? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 3.5 बिलियन। तो जो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 नंबर सवाल में है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। अरावली ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अरावली भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अरावली पर्वत याद रखिएगा आरंभिक काल से ही ये इसकी शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या सवाल है देख लेते हैं हम लोग। 45 में सवाल में है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। कोलकाता सब ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। किसने कराया था? ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने। कहाँ पर? तो कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा देश से ली गई है। यानी भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो रूस से ली गई है। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से ली गई है। भारत में पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 5 वर्ष के अंतराल पर होता है। और पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 1956 के बीच। और पहली पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल था याद रखिएगा, हेरोल्ड मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेरोल्ड मॉडल पर आधारित था। और इसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, कृषि को प्राथमिकता। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से लेके 1961 के बीच हुआ था। और ये पीसी महानलोबिस, याद रखिएगा, पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था, पीसी महानलोबिस। और इसमें बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया था, बड़ा उद्योग। तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 मॉडल था हेरोल्ड, और प्राथमिकता दिया गया था कृषि को। दूसरा पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच, इसमें पीसी महानलोबिस के मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो उद्योग को दर्जा दिया गया था, प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 47 में है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आया था? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, मुगल सम्राट बाबर भारत में कहाँ से आया था? तो फरगना से आया था। फरगना देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। तो सबसे पहले याद रखेंगे, बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में एक नए वंश की स्थापना किया था, जिसका नाम है मुगल वंश। और बाबर आए कहाँ से थे? फरगना से। क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, ये उस समय का इम्पोर्टेंट सवाल होगा, और ये करंट अफेयर्स का सवाल था। 2018 में घोषित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। विनोद खन्ना देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग जानें, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहेब फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और पहली बार जो दिया गया वो 1969 ईस्वी में दिया गया था। अब पहली बार किसको दिया गया था ये भी याद रखेंगे, देविका रानी को दिया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में
भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी शुरुआत कब होती है? 1969 में। और पहली बार किसको दिया गया था? तो देविका रानी को दिया गया था। 2023 में जो दिया गया 21 के लिए, 2021 के लिए ही दिया गया, 2023 में वहीदा रहमान को दिया गया था। ये भारत की बात की। अगर हम लोग जान लें कि विश्व में फिल्म के क्षेत्र में जो दिया जाता है पुरस्कार वो है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑस्कर अवार्ड। हम लोग अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, पुलिस हिरासत में लिए गए बयानों को कि आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अधिकार, ये सही है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं वकील रखने का अधिकार, ये भी सही है। जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के समय उस अपराध को सूचित किए जाने की अधिकार है, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है, और इसमें सवाल में पूछा भी गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 में है, ध्वनि के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत्य है? ध्वनि के बारे में। तो इस प्रश्न में एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज के बीच में होना चाहिए, भी सही है। दूसरा है, तापमान या माध्यम में निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है, बिल्कुल गलत है। गति समान नहीं होती, अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट है, ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती, ये भी सही है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, भी सही है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य, तो ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 25 सवाल जीके जीएस के पढ़े, और 25 ही नहीं पढ़े बल्कि इसके साथ में हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। इस तरह का रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर लगातार जुड़े रहिए, सुमन क्लासेस। और अगर सही लगे, आपको अच्छा लगे, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।